तो हमारे फाउंडेशन में जब हमने शुरुआत की थी, एक लड़की है जिसका नाम दिशा है। वो बच्ची इतनी होशियार है, अगर वो 4 महीने 5 महीने स्कूल ना भी जाए ना और उसके बाद स्कूल जाए तो सब कवर अप कर लेती है। लेकिन उसके माता पिता उसको पढ़ाना नहीं चाहते। वो 4 भाई बहन हैं, 4 या 5, जिसमें से वो अपने बेटे को तो पढ़ाते हैं पर बेटी को नहीं पढ़ाना चाहते। तो हमें हर साल उनके माता पिता को जाके ये कन्विंस करना पड़ता है कि आप इसको भेजें स्कूल। उसने एक मुझे डायरी दी लिख के, उसने 20 पेज पे लिख रखा था, भैया आपने मेरी किस तरह मदद करी, थैंक यू करके एक मैसेज था बहुत बड़ा। और जब ऐसे बच्चे इतना कुछ सोच सकते हैं, हम लास्ट ईयर हमारे पास 7 बच्चे थे जो 10वीं कक्षा में पढ़ रहे थे, उनमें से 4 बच्चों के 80% से ज़्यादा नंबर आए हैं। और फन फैक्ट तो ये है कि जिस स्कूल में वो पढ़ रहे थे ना, उस स्कूल में 2 साल के बाद किसी बच्चों के 80% से ज़्यादा नंबर आए थे, और स्कूल वालों ने 2 दिन की सब बच्चों की छुट्टी कर दी कि ये खुशी का मौका है और सबकी छुट्टी है। रूरल वेव्स में आज हमारे साथ हैं नितिन जी, जो कि फाउंडर हैं स्प्रेड स्माइल फाउंडेशन के। आज हम नितिन जी से जानेंगे कि नितिन जी ने कैसे स्प्रेड स्माइल फाउंडेशन की शुरुआत की, क्या उनका मोटिवेशन था और क्या वो किस कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और क्या उसका इम्पैक्ट है। सारी कहानी जानेंगे नितिन जी से आज। नितिन जी, आपका स्वागत है रूरल वेव्स में। नितिन जी, थोड़ा सा दर्शकों को अपने बारे में बता दीजिए। जी, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सबको बताना चाहूँगा जो ये एक जर्नी स्प्रेड स्माइल फाउंडेशन की शुरू हुई थी, वो किस तरह शुरू हुई और कैसे आगे बढ़ी। मेरा नाम नितिन जैन है और मैं स्प्रेड स्माइल फाउंडेशन का संस्थापक हूँ। आजकल मैं अशोका यूनिवर्सिटी से यंग इंडिया फेलोशिप नाम का एक प्रोग्राम कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने एमकॉम, एमबीए और बीकॉम की हुई है। मैं एक बिज़नेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ जो जिनका कपड़ों का काम है। तो हमने स्प्रेड स्माइल फाउंडेशन की शुरुआत 2019 में की थी। उससे पहले भी मैं कुछ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता रहता था, पर उसमें क्या होता था, जैसे हमने कभी कोई हेल्थ कैंप लगा लिया, कहीं पे खाना बांट दिया, तो मन में एक संतुष्टि नहीं थी कि जो मैं कर रहा हूँ क्या वो सही है या क्या मैं और कुछ भी कर सकता हूँ इससे ज़्यादा। तो तब ये ख्याल आया 2019 में, जनवरी 2019, तब स्प्रेड स्माइल फाउंडेशन की शुरुआत हुई। तो नितिन जी, जैसे आपने बताया कि आपने एमबीए भी कर रखी है, एमबीए एक प्रोफेशनल डिग्री है, तो प्रोफेशनल कंसल्टिंग कोट पैंट की नौकरी छोड़ के इसमें आने का मतलब क्या किक मिलता है, या क्या मतलब एक खुशी है, सेटिस्फेक्शन है, या कुछ स्पिरिचुअल लाइफ का क्या उसके पीछे थोड़ा सा। हाँ जी, अक्सर मेरे से ये सवाल पूछा जाता है कि बिज़नेस फैमिली से होने के बाद, इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद इस सेक्टर में आप किस लिए आए। लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी स्पिरिचुअल लाइफ रही है ना, मैं काफ़ी स्पिरिचुअल हूँ, तो और जो मेरी फैमिली की अपब्रिंगिंग हुई है, वो कहीं ना कहीं कुछ वैल्यूज़ ऐसी हैं जो मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करने के लिए बार बार प्रेरित करती हैं। और मैं उसी उद्देश्य के साथ मैंने ये शुरुआत की थी कि मैं कुछ करूं। जब हम देखते हैं अपने जैसे युवाओं को जो आजकल आयाशी में या खाने पीने में या सिर्फ घूमने में अपना समय लगा रहे हैं, उस पीड़ा को देखकर मेरे अंदर ये आइडिया आया था कि मैं कुछ करूं। किन के लिए करूं? जो आने वाले युवा हैं, जो बच्चे जो भीख मांग रहे हैं, कूड़ा उठा रहे हैं या स्कूल छोड़ दिया है, जिन्होंने चाइल्ड लेबर है, उनके लिए। तो ये आइडिया वहाँ से आता है और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ब्लेसिंग है जो मुझे मिली है कि मैं कुछ कर सकूँ समाज के लिए। तभी मैंने सोचा था कि हमारी जो स्प्रेड स्माइल फाउंडेशन है उसका टैगलाइन भी है यूथ बिल्डिंग यूथ, युवाओं द्वारा युवाओं का निर्माण। तो हम जैसे जो युवा हैं वो आगे बढ़ के आएँ और युवाओं को तैयार करें देश के लिए। अच्छी टैगलाइन लगी कि युवाओं के लिए एक तरह से मोटिवेशन कह सकते हैं, या आप एक एज अ युवा आप दूसरे युवा को डायरेक्शन देने का काम कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं ये काम सरकारों का या गवर्नमेंट का नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जी, लेकिन आप जानते ही हैं कि अगर इस तरह की संस्थाएं ना हो तो बच्चे या कोई भी सामाजिक कार्य हैं वो पूरे हो ही नहीं पाते। सरकार की तरफ से इतनी सारी सुविधाएं हैं, लेकिन वो एक सिस्टम में चल रही हैं। कई बार सिर्फ सिस्टम ही नहीं चाहिए, ऐसे लोग भी चाहिए जो उनको आगे बढ़ा सकें, उन अलग भूमिका लेकर आएँ। हमारी जैसी एनजीओज़ क्या मदद करती हैं, वो गाँव-गाँव, झुग्गी-झुग्गी, झोपड़ी-झोपड़ी जाकर लोगों को प्रेरित करती हैं
जो सरकार उस तरह से नहीं कर पाती। तो उस चीज़ का बहुत फ़र्क है। इसलिए एनजीओज़ को आगे आना पड़ता है सरकार की मदद करने के लिए। अगर आपने देखा होगा वैक्सीनेशन के टाइम भी सरकार ने इतनी वैक्सीन नहीं लगाई होगी जितनी एनजीओज़ ने लगाई होगी। एनजीओज़ आगे बढ़ के आए थे, उन्होंने आगे वैक्सीन लगाई। लोगों को एक विश्वास बनता है, जब हम समाज से जुड़ते हैं, हम कम्युनिटी में जाते हैं, तो हमारी भी पहचान बनती है, लोग विश्वास करते हैं और उससे काम और जल्दी बढ़ते हैं आगे, ना कि सिर्फ सरकार के कहने से या करने से। ये बिल्कुल नितिन जी, आपने बिल्कुल अच्छा एग्जाम्पल दिया वैक्सीन जी। का। खुद मैंने आपकी फाउंडेशन का कैंप था सेक्टर हाँ जी। 15 में, उसी से वैक्सीन अच्छा लगवाई जी। थी। सो आई एम ब्लेस्ड टू हैव यू एज अ गेस्ट टुडे। थैंक यू सर। ओके, सो स्प्रेड स्माइल फाउंडेशन किस किस एरिया में काम करती है, या एक पार्टिकुलर एरिया है जहाँ आप काम करते हो, या कुछ डिफरेंट हाँ जी। डिफरेंट एरियाज हैं या डोमेन्स हैं जो आपने चूज़ कर रखे कि भाई मैं इसी में काम करते हैं? तो ऐसा है, स्प्रेड स्माइल फाउंडेशन वैसे तो 12 से 13 प्रोजेक्ट्स पे काम करती है, लेकिन मुख्य प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट विद्याफल, जिसका कार्य है शिक्षा से वंचित बच्चों को शिक्षित देना। तो जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे, क्यों नहीं पढ़ पा रहे? पारिवारिक माहौल नहीं है, आर्थिक स्थिति नहीं है, इस तरह के कोई कारण है, उन बच्चों को ना कि केवल हमने जो हमारे प्रोजेक्ट ने इससे गरीब शब्द को हटा दिया है, क्योंकि गरीब शब्द एक ऐसा है जो बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता और हमें भी अच्छा नहीं लगता। गरीब कोई नहीं है, सिर्फ विचारों का फ़र्क है या सुविधाओं का। इसलिए हमने शिक्षा से वंचित इसको नाम दिया है कि जिनको कम सुविधा है उनके पास, बस इतना ही फ़र्क है। हमारे पास आज ज़्यादा सुविधा है, उनके पास कम है। तो उन बच्चों को शिक्षित करना, जो बच्चे भीख मांग रहे हैं, कूड़ा उठा रहे हैं, जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया है, जो अपने घर पे छोटे भाई बहन को संभालने के लिए जिन्हें रुकना पड़ता है, जो लड़कियां माँ बाप जिन्हें पढ़ने नहीं देती कि आपने घर संभालना है या शादी होने के बाद दूसरे घर जाना है, क्या करेंगी पढ़ के, उन बच्चों पर हमारा फोकस रहता है। और आजकल हमने उन बच्चों को भी शामिल करना शुरू कर दिया है जो कॉलोनियों में रहते हैं, जिनके पक्के मकान हैं पर आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है, वो पढ़ना चाहते हैं लेकिन पारिवारिक सहयोग नहीं मिल पा रहा है। उन बच्चों को पढ़ाने का और भी ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि उनके अंदर एक दृढ़ संकल्प है कि वो पढ़ना चाहते हैं। तो अगर उनको सहयोग किया जाए तो वो और पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ हम एक सिलाई सेंटर चलाते हैं जहाँ पे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाता है, उनको सिलाई सिखाई जाती है ताकि वो अपना जीवन यापन के लिए कमाई कर सकें। इसके साथ साथ एक चैरिटेबल डिस्पेंसरी चलाते हैं जहाँ पे कोई भी बच्चा, बड़ा, बूढ़ा आके इलाज करवा सकता है, फ्री दवाएं ले सकता है, लैब टेस्ट करा सकता है। और अगर कोई बड़ी बीमारी है उसके लिए भी हमने अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप कर रखा है, वो पूरा सहयोग करते हैं। इसके साथ साथ जीव दया के क्षेत्र में पक्षियों के लिए दाना पानी डालना, कुत्तों को, गाय को आदि को भोजन कराना, इस तरह के कार्य भी चलते रहते हैं। तो इसके साथ साथ अन्य कार्य जैसे जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनके लिए हेयर डोनेशन की एक कैंपेन चला रखी है। आजकल आपने देखा होगा युवाओं को बड़ा शौक है लंबे बाल करने का, पर हमने उनको प्रेरित किया कि जब आपके बाल बड़े हो जाते हैं और आप कटवाना चाहते हैं, आप उनको डोनेट कर सकते हैं। अगर एक व्यक्ति अपने 12 इंच के बाल डोनेट करता है तो 3 कैंसर पेशेंट की विग बनने के काम आता है। तो एक ही अनोखा कार्य है और इससे काफ़ी युवा जुड़ चुके हैं। अभी तक हमारे यहाँ 25 से अधिक युवाओं ने कैंसर पेशेंट्स के लिए बाल को डोनेट किया है। पहली बार ही सुना मैंने हाँ ये। जी। लाइक अच्छा, थोड़ा सा बैक में जाते हैं। आपने बच्चों की शिक्षा के बारे में बात करी थी। हम दोनों ही सोनीपत से आते हैं। बिल्कुल। पहले रेड लाइट कंसेप्ट तो सोनीपत में इतनी ट्रैफिक नहीं था, हाँ जी। बट आज सोनीपत में भी भीख, मतलब कि जो भीख का वर्ड अगेन, हाँ मतलब कि जी। शब्द अच्छे नहीं है, पर बट कुछ बच्चे हैं जो रेड लाइट्स या सेक्टर 14 के हमारे जो चौराहे बने हुए हाँ हैं वहीं जी। पे दिखते हैं आज की डेट में मांगने वाले। तो क्या देखते हो, मतलब कि कहाँ से बच्चे आ रहे हैं और आपको उनको मेन मतलब कि पढ़ाने में क्या प्रॉब्लम या चैलेंज फेस कर रहे हो हाँ जी। मतलब कि उनको लेके आना, आपने किसी भी एजुकेशन सेंटर जो आपने चला रखा है, जी। लेके आना डेली, फिर उनको पढ़ाना, कैसे, मतलब उस चैलेंज एग्जैक्टली चैलेंज कहाँ है हाँ जी। और कैसे आप उसको टैकल कर रहे हो? बिल्कुल। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि उनके माता पिता को समझाना। संस्था की शुरुआत ही इन बच्चों से हुई थी जो भीख मांगते हैं। हमने उन बच्चों को उनकी झुग्गी झोपड़ी जहाँ वो रहते हैं उसके बाहर ही बैठ के पढ़ाना शुरू किया था। तब शुरुआत में हमारे पास केवल 4-5 बच्चे आते थे। जब धीरे धीरे दिन बढ़ते गए, हमने झुग्गी झुग्गी जाना शुरू किया। उनके माता पिता से बात की कि आप अपनी बेटियों को क्यों नहीं भेजते हो, क्योंकि जब शुरू किया था एक भी लड़की नहीं आती थी हमारे पास पढ़ने, सिर्फ लड़के आते थे, वो भी 5-6। तो बात करने से पता चला कि लड़कियां क्या करेंगी पढ़ के, वो घर का काम संभालेंगी
या छोटा भाई बहन है उसको संभालेंगी, वो इसलिए हैं। पर उनको समझाने में काफ़ी समय लगा। उनको समझाया गया कि हम आपकी घर के पास आके पढ़ा रहे हैं, सब कुछ सुविधाएं दे रहे हैं, तो आप क्यों नहीं पढ़ाना चाहते। वो कहते हैं हमारा घर कैसे चलेगा, रोटी पानी कौन लाएगा, क्योंकि इन परिवारों के अक्सर 6-6 7-7 बच्चे हैं। वो सबको भेज देते हैं, जाओ मार्केट में कुछ कमा के लाओ। और माता पिता की क्या हालत होती है कि बाप है जो दारू पी रहा है, काम करके खुश नहीं है। अगर माँ भी छोटे बच्चे को गोदी में ले जाती है मार्केट में कि उसको देख के लोग पैसा दे देंगे। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था। हमने कोशिश की उनको समझाने की, और पहली बार जब हमने बच्चों को पढ़ाया, उस एरिया के लगभग 60 बच्चों को हमने पहली बार स्कूल में भेजा। और जब हमारी संस्था रजिस्टर्ड भी नहीं थी, तो हमने आसपास के अपने जो परिचित हैं उनसे बात करके उनकी फ़ीस के लिए अरेंज किया, कपड़े किताब अरेंज की। और सबसे बड़ा चैलेंज क्या था कि वो कहते हम सरकारी स्कूल में नहीं भेजेंगे। क्यों नहीं भेजेंगे? कि टीचर हमारे बच्चों को पढ़ाते ही नहीं है, हम दूसरी जाति के हैं, हमसे बात नहीं होती है, और स्कूल के लिए हमें रोड क्रॉस करनी पड़ेगी, वो हमें सेफ़ नहीं लगता। पर हाँ, हमें अगर मार्केट जाना है भीख मांगने तो वो सेफ़ है, वहाँ चाहे कितनी भी रोड क्रॉस करनी पड़े। तो मतलब कहने मतलब ना, आप सब कुछ दे रहे हो उनको, सारी सुविधा दे रहे हो, उसके बाद भी तैयार नहीं है। फिर हमने उनको प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराया। जो प्राइवेट स्कूल था पास में 100 मीटर की दूरी पे, हमने खर्चा अपने पास से किया, पढ़ाया। और जब पहली बार 60 बच्चे उस स्कूल में गए, 60 में से 50 बच्चे ऐसे थे जो पहली बार स्कूल में जा रहे थे, जिसमें 12-12 साल की लड़कियां भी थी, 13 साल की लड़कियां भी थी। तो वो एक बड़ा मतलब उस चैलेंज को हमने ओवरकम किया, उनको पढ़ाया और स्कूल में भेजा। पर जब कोरोना आया तो फिर सब ब्रेक लग गया, और जो मेहनत थी वो 50% से भी कम नीचे चली गई। काफ़ी बच्चों ने छोड़ दिया स्कूल, क्योंकि माइग्रेंट लेबर थी, वो कहीं और चले गए। पर आज भी उनमें से 20 बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो खुशी की बात है कि आज 5 साल पूरे होने के बाद कम से कम उनमें से 20 बच्चे तो हैं जो आगे आए। अगर हमने उस समय ये शुरुआत ही ना की होती तो ये बच्चे आज कहाँ होते? वहीं होते जहाँ बाकी बच्चे हैं। हाँ, सही बात है। आप एक प्रयास से अगर एक बच्चे का भी जीवन सफल हो रहा हाँ है, जी, या उस जिस दिशा में वो आज भी भीख मांग रहा है, कुछ वो छोड़ के कुछ काम कर रहा है, तो बिल्कुल। वो भी एक हम एज अ आपके लिए और हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा है कि हम एक बच्चे को तो पढ़ाई की तरफ ले हाँ जा जी, पाए। और आपके थ्रू तो आप जैसे बता रहे हो कि बहुत सारे बच्चे स्कूल्स में जा रहे जी, हैं। लाइक इस तरह से, जैसे आपको अब 5 साल हो गए, आप हाँ जी, कुछ ही 10-15 दिन में या 5-7 हाँ दिन में जी, अपने 5th एनिवर्सरी बना रहे। जी, तो पास्ट एक्सपीरियंस में आपने, अगर मैं कहूँ इम्पैक्ट की बात करें कि हाँ सोसाइटी जी, में क्या इम्पैक्ट देखा है कि मैंने 5 साल एफर्ट लगाया है, और जी, उसका क्या आउटकम देखते हो आप हाँ जी, सोसाइटी के और आपके नज़रिए से हाँ और जी, सोसाइटी के नज़रिए से? सोसाइटी में। अगर हम इम्पैक्ट की बात करें तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो मुझे लगता है, मैंने जो अपने जैसे युवा हैं उनको जोड़ा है। आज जो मेरा मन करता है इस संस्था को आगे चलाने का, उसका सबसे बड़ा कारण ये है जो युवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जब आप उन्हें देखेंगे कि जिस तरह वो सेल्फलेसली काम करते हैं, उनको यहाँ पे क्या मिल रहा है? कोई पैसा नहीं मिलता, कोई रिफ्रेशमेंट नहीं है, कोई मान सम्मान नहीं है, केवल एक इच्छा है कुछ करने की जो उनको जोड़ रखा है जिसने। और जब वो आके यहाँ इस तरह अपना समय देते हैं, इतना इतना काम करते हैं और इंस्पायर होते हैं इसको देख के, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें और करते रहना चाहिए। किसी ना किसी के लिए हम इंस्पिरेशन बने हैं। और जब आप देखेंगे उन युवाओं को जिस तरह वो अपना समय लगाते हैं, उनके माता पिता भी आके बोलते हैं कि ये घर में तो कुछ नहीं करता, यहाँ पे कैसे कर लेता है। तो मतलब उनको भी खुशी होती है कि उनका बच्चा एक अच्छी जगह जुड़ा है, और सोनीपत जैसे अपने शहर में उनको ये मौका मिला सेवा करने का। तो युवा वर्ग काफ़ी जुड़े हैं, एक इम्पैक्ट ये रहा है। दूसरा, अगर हम देखें कि जो सोसाइटी के लोग हैं बाकी, वो भी आगे बढ़ के आ रहे हैं। मतलब हमारे साथ बिजनेस प्रोफेशनल्स हैं, टीचर्स हैं, लॉयर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, वो सब भी जुड़े हैं। वो भी अपना समय निकालते हैं, कोशिश करते हैं कि हफ्ते में एक दिन हम भी आएँ, करें। बहुत से लोग आके कहते थे कि हमारा भी मन था कुछ करने का। जो स्प्रेड स्माइल फाउंडेशन है वो एक जरिया बना है कि हम कुछ कर पाएँ। तो ये अपने आप में एक इम्पैक्ट है। इसके साथ साथ आज हमारी 5 अन्य जगहों पे भी ब्रांच है, दिल्ली, चंडीगढ़, मोहाली, नोएडा और गाज़ियाबाद। तो वहाँ पे भी अलग अलग युवा हैं जो यहाँ से जुड़े हुए थे, वो अपने अपने जहाँ उनका कॉलेज है या जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ जाके उन्होंने अपनी अपनी ब्रांच खोली है स्प्रेड स्माइल फाउंडेशन की ही, और वहाँ पे और लोगों को जोड़ के कार्य कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ही कोरोना काल में हमने लगभग 60,000 व्यक्तियों को वैक्सीन लगाई है। तो ये भी
एक अपने आप में काफ़ी इंस्पिरेशन रहा है। जिस समय कोई भी घर से बाहर निकलना नहीं चाहता था, उस समय हम लोग घर से बाहर निकले, अपनी लाइफ का रिस्क लिया और लोगों को सहयोग करा। तो इस तरह के छोटे छोटे इम्पैक्ट अगर हम देखते हैं तो हमें लगता है कि शायद हम कुछ कर पा रहे हैं और हमें करते रहना चाहिए। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। बूंद बूंद से घड़ा भरते, बिल्कुल जी। पर एक कड़वा सा सवाल है, कोई भी एनजीओज या मतलब कि चैरिटेबल वर्क्स पे हमेशा सवाल या आरोप लगते रहते हैं कि वो ज़्यादा पैसा कमाने के लिए ज़्यादा हाँ है रेदर देन समाज सेवा करने के लिए। जी। तो आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को कि ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है और कोई दोहराई भी नहीं है इस बात में। शायद अगर मुझे कहीं सहयोग करना होता है तो मैं भी सोचता हूँ कि क्या ये अपने पास रखेंगे या ये सही जगह है या नहीं है। पर हमारा उद्देश्य क्या है कि हम पैसा नहीं मांगते लोगों से, डोनेशन नहीं मांगते। हम कहते हैं कि आप आओ, हमारा काम देखो और जो आपको देना है वो दो। लोग बोलते हैं अभी भी कि क्या है, पैसा कमा रहा होगा, खाली है, कर लिया, इस वरना क्या ज़रूरत है, नहीं पढ़ लिख ले अपना। तो ऐसे सवाल करते हैं बहुत। मतलब पहले साल तो बहुत लो मोटिवेट हुए हम, बिल्कुल मोटिवेशन ही ख़त्म हो गई थी कि करना चाहिए या नहीं। पर अब आदत हो गई है क्योंकि हमें पता है हम सही हैं। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप करें, डोनेट, सहयोग करें। नहीं अच्छा लगता तो कोई बात नहीं। हमारा मन साफ़ है, कार्य साफ़ है, हर रोज़ कार्य कर रहे हैं। 5 साल हो गए हैं, सोसाइटी में लोग पहचान चुके हैं, पारिवारिक अपना वो भी वैल्यू है, गुडविल अच्छी है सोसाइटी में कि किस परिवार से हैं। और जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी सेवा भावना को देखकर लोगों में विश्वास बनता है। तो ये हमारे ऊपर है कि हम अपनी संस्था की छवि कैसे बनाते हैं। आपका कार्य भी बोलता है, केवल आपकी पहचान नहीं। एक और इसी से सवाल, हाँ जी। एक युवा को मैनेज करना, मतलब कि जैसे वॉलंटियर्स हैं और हाँ कुछ जी। है, सबसे टफ काम है, बिल्कुल। सबसे ज़्यादा एनर्जीज हैं। आप भी एक यंग हो, हाँ जी। तो कैसे मैनेज कर पाते हो उनको? मतलब कि मैनेजमेंट का एक मैं कहूँ ज्ञान थोड़ा सा उस हाँ पर जी। कि आप कैसे मैनेज कर पाते हो कि आप हो सकते हैं कि जैसे लॉयर्स प्रोफेशंस आपने हाँ बताया, जी। एज में भी बड़े हो बिल्कुल। सकते हैं और कुछ यंग हैं वो भी, हाँ जी। डिफरेंट एक एज ग्रुप्स के हैं। डिफरेंट एज ग्रुप के प्लस एक एनर्जेटिक हाँ वो जी। होता है। तो आप उनको कैसे मैनेज कर, मतलब मैनेज या के एक सोसाइटी को चलाने के लिए जी। आप उनमें कैसे ट्यूनिंग करते हो? मैनेजमेंट इज जी। अगेन शब्दों का शब्द डोंट टेक राइट राइट। मतलब कि, बट उनके बीच में ट्यूनिंग और वो हाँ। अच्छे से पूरी आउटपुट दे पाए, तो आप वो कैसे मैनेज करते हो? थोड़ा सा आइडिया। हाँ जी। तो इसके लिए भी शायद मैं जो एक सवाल मैं हमेशा जिसके लिए वो रहता हूँ ना, ग्रेटफुल, वो ये होता रहा है कि जो मेरी अपब्रिंगिंग हुई है और जो मेरी स्पिरिचुअल लाइफ है, उसने मुझे इतना कुछ दिया है। और जो आज को मैं हूँ, जो भी कर पा रहा हूँ, वो उसकी वजह से है। जब हम बात करते हैं कि हमारे साथ बड़े मेंबर्स भी हैं जो मेरे से उम्र में बहुत बड़े हैं, कुछ बहुत छोटे हैं, कुछ सेम उम्र के हैं, उन सबको मैनेज करना है। तो शायद हमारा व्यवहार है जो उनको जोड़ पा रहा है। सबकी बात सुनना, सबको समझना। सिर्फ ये नहीं कि मैं संस्थापक हूँ तो मैं अपनी अपनी चलाऊँ, नहीं, ऐसा नहीं है। सबकी सुनना, सबकी समझना और फिर कार्य करना, वो चीज़ जोड़ के रखता है। और सबसे बड़ी बात है इंक्लूसिविटी, कि हम कैसे हर व्यक्ति को ये एहसास कराएं कि वो इसका अहम पार्ट है फाउंडेशन का। वो बहुत ज़रूरी है। तो मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है, अगर मैं चाहे 100 लोगों के साथ भी बैठा हूँ, कि मैं ये ज़रूर नोटिस करता हूँ कि कोई व्यक्ति पीछे तो नहीं छूट रहा, कोई कुछ बोल नहीं पा रहा तो क्यों नहीं बोल रहा। हर किसी को पहचानने की, हर किसी को बोलने का मौका देता हूँ। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति हर रोज़ आ रहा है सिर्फ उसको इम्पोर्टेंस मिले, नहीं। अगर कोई व्यक्ति महीने में एक बार भी आ रहा है ना, मेरे लिए वो भी इक्वली है। क्योंकि कोई भी अपना अगर तन मन धन जिस तरह भी सहयोग कर रहा है वो महत्वपूर्ण है। ये मायने नहीं रखता कि वो कम आ रहे या ज़्यादा आ रहे हैं। तो हर किसी को समझना सबसे बड़ी बात है। और वो शायद क्वालिटीज़ धीरे धीरे टाइम के साथ आ जाती हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा मेरे साथ मैंने सही किया है, हो सकता है कभी गलती भी की हो, किसी सदस्य को नाराज़ भी किया हो, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि सबको जोड़ के चलें, सबको समझ के चलें। उस बात से हम एक साथ जुड़ के कार्य कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यही है, मेरी टीम जब आप देखेंगे इतनी अच्छी टीम है, मतलब सब, शायद सारी दुनिया एक तरफ और वो लोग एक तरफ। जितना मान सम्मान मुझे उनसे मिला है बहुत बड़ी बात है। उनसे उम्र में मैं इतना छोटा भी हूँ और सब लोग इतना आदर सम्मान देते हैं, इतना प्यार करते हैं। शायद जो अपनापन जुड़ा हुआ है ना, ये एक परिवार बन गया है। अब मैं शायद घर पे अपना समय इतना नहीं बिताता जितना यहाँ बिताता हूँ। तो वो चीज़ है एक। खाली टीम के साथ साथ नहीं, जो मैंने देखा अभी
हम डॉग की बात कर रहे थे कि हाँ जी। वो आपके आने के बाद किसी को नहीं हाँ काटती, जी। उससे पहले वो सबको काटते रहते। ठीक नहीं, है। नहीं। मेरा तो उनके साथ ज़्यादा नाता है, मतलब कि कोई ना हाँ कोई जी। कुत्ता काट ही लेता है अच्छा। महीने 3-4 महीने में। बट मतलब जीवों के साथ भी आपका प्रेम देखा है कि एक आदमी का जी। प्रीमिसेस में आने के बाद वो जीव किसी को नहीं काट रहा और पहले वो काट रहा है। नहीं, नहीं। बहुत अच्छा लगा नितिन जी आपसे बात करके। अब जी। पर आप कोई मैसेज देना चाहें या लाइक टू यूथ? हाँ जी। बिल्कुल, मैसेज तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो जिस उद्देश्य से शुरू की थी उसका उद्देश्य क्या था? युवाओं द्वारा युवाओं का निर्माण। तो अभी भी मैं सबसे यही अपील करूँगा, जो भी दर्शक हैं हमारे, जो भी देख रहे हैं, कि ना केवल युवा बल्कि सभी, जितना भी समय उनके पास है, जब भी समय मिले वो सहयोग करें किसी ना किसी की मदद करने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि आप स्प्रेड स्माइल फाउंडेशन से जुड़ें, मेरा बस आपसे एक यही अपील है कि जब भी आपको समय मिले कोशिश करें कि कोई ना कोई सेवा का कार्य करें, किसी की भी मदद कर सकते हैं। जैसे कोई ब्लड डोनेशन कैंप है, वहाँ जा सकते हैं। कोई आपकी सोसाइटी में कोई बच्चा है जो, जैसे कोई आपके हाउस हेल्पर है, उसके बच्चे को पढ़ाने के लिए सहयोग कर सकते हैं। किसी को कोई डोनेशन दे सकते हैं। अगर हर व्यक्ति मन में ये सोचेगा कि मुझे थोड़ा थोड़ा सहयोग करना है, चाहे कुछ भी हो, किसी भी तरह से हो सकता है, तन भी ज़रूरी है, मन भी ज़रूरी है, धन भी ज़रूरी है, किसी भी तरीके से, तो हम शायद ज़्यादा कार्य कर सकते हैं। आज अगर स्प्रेड स्माइल इतना आगे बढ़ी है तो शायद इसलिए है कि इतने लोग जुड़े हैं। अगर मैं अकेला चला था तो नहीं हो पाता। आज यहाँ इससे हज़ारों लोग जुड़े हुए हैं, शायद तभी हज़ारों बच्चों का भला हो पाया है। एक एक व्यक्ति अगर ये सोच ले कि जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, हमने जन्म लिया है, उस सोसाइटी के प्रति हमारा थोड़ा सा कर्तव्य है हम, और इसमें कुछ भी नहीं जाता, बस एक सोचने की बात है, सोच आने की बात है कि हमें कुछ करना है। जब हम ये ठान लेंगे कि हमें किसी की मदद करनी है, फिर समय भी हम निकाल ही लेते हैं। तो सबसे मैं यही अपील करूँगा कि आप सब भी समय निकालें और ज़रूर कुछ ना कुछ कार्य करें। एटलीस्ट एक सोच, किसी की मदद करने की सोच अपने दिमाग में लाओ, उसके बाद तो सब कुछ सब कुछ है, बिल्कुल सॉल्यूशन हो ही जाता है। सो नितिन जी, कोई ऐसी स्टोरी जो आप बताना चाहोगे? हाँ जी। तो हमारे फाउंडेशन में जब हमने शुरुआत की थी, एक लड़की है जिसका नाम दिशा है। वो बच्ची इतनी होशियार है, अगर वो 4 महीने 5 महीने स्कूल ना भी जाए ना, और उसके बाद स्कूल जाए, तो सब कवर अप कर लेती है। लेकिन उसके माता पिता उसको पढ़ाना नहीं चाहते। वो 4 भाई बहन हैं, 4 या 5, जिसमें से वो अपने बेटे को तो पढ़ाते हैं पर बेटी को नहीं पढ़ाना चाहते। तो हमें हर साल उनके माता पिता को जाके ये कन्विंस करना पड़ता है कि आप इसको भेजें स्कूल। और आज भी 2 दिन पहले हमारे टीम के सदस्य उनके घर गए कि 9th क्लास हो गई है पूरी, अब 10th क्लास आ गई है, आप इसको भेजें। वो कहते नहीं, हम इसकी शादी करवाएंगे, जबकि वो लड़की 16 या 17 साल की है। उनको समझाया, हमारे जो सीनियर मेंबर्स हैं वो उनके घर गए, उन्होंने समझाया कि नहीं, अभी 10th आप पढ़ाएं, अगले साल फिर हम देखेंगे। और वो बच्ची इतना पढ़ना चाहती है, जब आप उसको देखेंगे ना, वो इतनी इंटेलिजेंट है, इतनी समझदार है। और अब उसका 10th क्लास में फाइनली उनके पेरेंट्स को अब दोबारा हमने मना लिया है 10th क्लास में पढ़ाने के लिए। और पिछले साल भी उस बच्ची इतनी समझदार है, इतनी थैंकफुल है, उसने एक मुझे डायरी दी लिख के, उसने 20 पेज पे लिख रखा था, भैया आपने मेरी किस तरह मदद करी, थैंक यू करके एक मैसेज था बहुत बड़ा। और जब ऐसे बच्चे इतना कुछ सोच सकते हैं, हमारे जैसे आजकल के लोग किसी की मतलब बात का एहसान तो चलो क्या कहना, मतलब किसी के थैंकफुल भी नहीं होते अगर कोई हमारी मदद कर रहा है। और वो बच्ची जो केवल 9th क्लास में है, उसने इतना बड़ा मैसेज लिख के दिया, तो हमें लगता है कि एक बहुत बड़ी बात है, हम कुछ इम्पैक्ट क्रिएट कर पाए हैं, एक स्टोरी बना पाए हैं। और इसके साथ साथ ही लास्ट ईयर हमारे पास 7 बच्चे थे जो 10वीं कक्षा में पढ़ रहे थे, उनमें से 4 बच्चों के 80% से ज़्यादा नंबर आए हैं। और फन फैक्ट तो ये है कि जिस स्कूल में वो पढ़ रहे थे ना, उस स्कूल में 2 साल के बाद किसी बच्चों के 80% से ज़्यादा नंबर आए थे, और स्कूल वालों ने 2 दिन की सब बच्चों की छुट्टी कर दी कि ये खुशी का मौका है और सबकी छुट्टी है। तो ये अच्छी बात है। और इसके साथ साथ जब हम टीम की बात करते हैं अपनी, कि आपने युवाओं को या सबको कैसे जोड़ रखा है या क्या इम्पैक्ट क्रिएट करा है, तो जब मैंने एडमिशन लिया था अपने कॉलेज में यहाँ पे अशोका यूनिवर्सिटी में, और जब मुझे जाना था तो मुझे छोड़ने यहाँ से 100 सदस्य इस कॉलेज में गए थे। तो कॉलेज वाले देख के हैरान हो गए थे कि वो स्टूडेंट भी आया है या कौन आया है बैंड बाजा बारात के साथ। तो जो हमारे प्रोग्राम की डीन थी, तो वो कहती क्या बात है कि पहले दिन ही सभी बच्चों ने ग्रुप फोटो करवा लिया है। तो वो कहती कि मुझे बाद में पता चला बच्चा तो एक ही था, बाकी तो उसके सारे चाहने वाले थे। तो मतलब अच्छा लगता है कि शायद आपने कुछ किया। अगर मैंने उस समय ये सोचा ना होता और मुझे फैमिली सपोर्ट ना मिला होता तो शायद मैं ना कर पाता। तो यही सब मैं इसी के साथ अपनी स्टोरी को पूरा करना चाहूँगा।
और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ज़रिया बने स्प्रेड स्माइल फाउंडेशन का लोगों तक पहुंचाने के लिए। क्योंकि अगर हम अपना समय आने में नहीं दे सकते, आ नहीं पा रहे, कुछ कर नहीं पा रहे, शेयर करना, सुनना, समझना भी एक अपने आप में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैं भी अगेन नितिन जी की बात को दोहराऊंगा कि भाई कहीं ना कहीं किसी की मदद करने की सोचो ताकि ह्यूमैनिटी रहे हाँ जी, और आपका भी आसपास की सराउंडिंग में लगाव रहे। बिल्कुल नितिन जी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। जी। ठीक है, हमने भी सीखा। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू जी सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और सभी दर्शकों से मैं भी कहूँगा कि भाई सभी दर्शकों से मैं कहूँगा कि आप तन मन धन की तो बात छोड़िए, आप लाइक शेयर करें ऐसी स्टोरीज़ को, ताकि एटलीस्ट कोई भी देश का युवा किसी अच्छे काम में जुड़ना चाहता है या वो उस वीडियो को देख के जुड़े, तो आप इस वीडियो को बहुत लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसमें आपका कुछ नहीं जा रहा, आपको बिल्कुल। खाली एक बैठे बैठे काम करना है। अगेन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।